इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमें पढ़ना है, बेसिकली पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उससे रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे तो हम चूंकि रिकैप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन चार्ज की प्रॉपर्टी या चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो एक फोर्स फील करता है, राइट। तो अगर हम इस चार्ज के बारे में डेफिनेशन पे उतना जाने की जरूरत नहीं है, पूछता भी नहीं है। तो चार्ज के बारे में बात करें तो हमारा दो टाइप का चार्ज है, एक है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब है चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। यस। अब इसमें आ जाता है कि इस चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। चार्ज खुद अपने आप में एक प्रॉपर्टी है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का, उसके साथ साथ चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ये पूछता है, अक्सर बोर्ड में पूछता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज होगा। ठीक है, टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज, यानी जितना चार्ज है सबको हम सीधा सीधा जोड़ देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक कोई बॉडी है और इस बॉडी में मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, यहाँ पे रखा हुआ है -2 कूलम, यहाँ पे रखा हुआ है -5 कूलम, यहाँ पे रखा हुआ है 3 कूलम। इस तरीके से कुछ कुछ चार्ज रखे हुए हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो दिस विल बी हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा -5। इन सबको सम करेंगे तो वी विल गेट 4 -7 दैट विल बी इक्वल टू -3 कूलम चार्ज। ये हमारा टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। क्लियर है इसमें? सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन से रिलेटेड। क्वांटाइजेशन यानी चार्ज जो हमारा होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना? यस। यानी यहां पर E जो है वो E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन को भी लिख सकते हैं। हाँ, E दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। E इज इक्वल टू ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो माइनस में बोलेंगे, प्रोटॉन का चार्ज होगा तो प्लस में बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग may be the charge of any body। किसी भी बॉडी का चार्ज इनमें से कौन सा हो सकता है? पहला आपके पास है 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड है आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये टिक करना है हमें। ठीक है ना? अच्छा, यस। तो कौन सा चार्ज
पॉसिबल हो सकता है। तो हमें पता है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज का होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है Q इज इक्वल टू NE। अब इसमें क्या करना है कि इस Q की वैल्यू बारी बारी से इसको भी लाके देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, और देखना है कि कहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर आ रही है। ये n जो है ना, n शुड बी इंटीजर, 1 2 3 एंड सो ऑन आना चाहिए, ठीक है। तो हमें चार्ज गिवन है, अगर हम यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁻19 डालते हैं इज इक्वल टू n, पता करना है E हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा n इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 1.6 आएगा। तो ये इंटीजर नहीं आ सकता क्योंकि 18 को तो हम 16 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। यस। इसी तरीके से हम 3.6 को भी टच करेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 3.2 दिख रहा है। तो 3.2 इज डिविजिबल बाय द 1.6। तो सो यहाँ पर हमें एक परफेक्ट नंबर मिलेगा ऑप्शन थर्ड में। तो सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यस। और इसमें एक और टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन एक और जो पूछा जाता है ये है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड number of electrons that consist 1 coulomb of charge। कितने इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE। Q का मतलब 1 डाल देंगे, N हमें पता करना है, E का मतलब 19, यस। तो N विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वी विल गेट N इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻19 अपॉन हो जाएगा 1.6, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, and by dividing this we will get n is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons, ठीक है ना। यस। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्वेश्चन कहते हैं कि सर यहाँ पॉइंट में n कैसे आ गया। यस सर। तो ये पॉइंट में नहीं है दादा, ये जो 6.25 है ना, साथ में 10⁻18 भी तो है। आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, 625 इंटू 10⁻15 या 2 है 16, ऐसा लिख सकते हो ना। अच्छा अच्छा, हाँ समझ ना। तो दिस इज अ परफेक्ट नंबर, दिस इज नॉट फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। जी। अब इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। ठीक है। यानी टोटल चार्ज Yes. हमेशा कंजर्व रहेगा। अब इस पे भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये 3 स्फीयर है, मान, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसा रंग कलर क्यों हो गया इसका, ये कलर ब्लैक ही तो है। ये कलर चेंज किए हो क्या आप। नहीं नहीं, ब्लैक black ही ये है। डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया है, पता नहीं अजीब सा हो गया है। अच्छा अच्छा। ये A है मान लीजिए, और ये मान लीजिए हमारा क्या है, B है, और ये मान लीजिए हमारा C है। इसका चार्ज सपोज कर लीजिए 1 कूलम्ब है, इसका -2 कूलम्ब है, इसका 4 कूलम्ब है, ऐसा कुछ है, ठीक। यस। और इसको सफल कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद फिर से सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है चार्ज ऑफ दिस 3 स्फीयर। तो जैसे दे देगा आपको 0 कूलम, 1 कूलम एंड 5 कूलम। दूसरा ऑप्शन होगा 1 कूलम -2 कूलम एंड 7 कूलम। तीसरा ऑप्शन होगा 2 कूलम 2 कूलम 3 कूलम। और एक दे देगा आपको 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पता करना है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट से सोच लो। बताइए।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर थर्ड वाला ऑप्शन। वालेकुम, क्लास ले रहा हूँ, कॉल बाद में बात करेंगे। क्लास ले रहा हूँ, बात नहीं हुई है बात, क्लास ले रहा हूँ अभी। ठीक। हाँ, हो गया ये। क्या सर इसका ऑप्शन वो है? हाँ, थर्ड। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड नहीं हो सकता। थर्ड कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखो, तो टोटल चार्ज कितना सर था? इसका टोटल तो वो 3 है। 3 है, तो बाद में भी 3 ही आना चाहिए ना। सर 3 तो लेकिन इसका अच्छा लास्ट वाले का। लास्ट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। बट अगर 3 प्रॉपर्टी बोलेगा ना तो ऊपर का 3 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड हम काफ़ी तेज कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। जबकि मास में ऐसा होता है कि जब हम कोई भी पार्टिकल जब बहुत फास्ट चलने लगता है तो उसके मास में चेंजिंग आती है, बट चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है ना। यस सर। और एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यस। तो ये 5 प्रॉपर्टी आप याद रखना चार्ज की प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है कूलम्ब्स लॉ। क्या आ जाता है? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करता है कि अगर ये चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और दोनों के बीच की दूरी r है, तो कूलम्ब्स का कहना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज होगा एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, तो हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। Q1 Q2। हाँ, दैट कांस्टेंट इज बेसिकली अगर फ्री स्पेस में चार्ज है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। यस। अब इसमें ये 1/4πε0 कितना होता है? तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसका यूनिट भी याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ इतने का पता करना चाहते हो यूनिट, तो ये सारे टर्म को आपको इधर लेके जाना पड़ेगा यूनिट निकालने के लिए। तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और 2 चार्ज आएगा तो हो जाएगा पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है सर मीटर स्क्वायर तो मतलब, लेकिन मीटर -2 नहीं होना चाहिए। नहीं, ये R स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना। अच्छा R स्क्वायर ऊपर जाएगा। अच्छा वो Q। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ एप्सिलॉन नोट की बात करते हो तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू होता है 8.85 × 10⁻12। लेकिन जब आप एप्सिलॉन नोट की बात करोगे तो यहाँ पर ये जो भी यूनिट है उसका रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। यस। समझ गए ना? समझ। लेकिन अब एक चीज देखिए, ये तो है फ्री स्पेस का। इफ चार्ज, मान लीजिए चार्ज इज इन एनी मीडियम, अगर चार्ज किसी मीडियम में हो, ठीक है। यस। अगर चार्ज को हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट लगता है रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला याद रखना, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो अगर किसी मीडियम में चार्ज रखा हुआ है तब यही फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4π, किसी मीडियम में है तो मीडियम की परमिटिविटी इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। अब इस मीडियम की परमिटिविटी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में ये रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो आप इसी को F इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/4π एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा। यस। समझ गए ना?
आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r को बाहर कर लो, बच जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r², या आप चाहो तो इसको F0/εr ऐसा लिख सकते हो। yes. F0 इज दिस फोर्स, ये जब फ्री स्पेस में होता है तो इसको हम F0 बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। यानी ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, F0 बोल दिया, ठीक है। ठीक है। तो किसी भी मीडियम में जब हम रखते हैं, तो जब फ्री स्पेस के कंपेयर में जब हम किसी मीडियम में रखेंगे तो हमारे फोर्स की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ा आता है, तो फोर्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा। यस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। और अगर आप चाहो तो यहाँ से शॉर्टकट होता है क्या ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू दिया रहता है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू डाल के सॉल्व करते, उतना नहीं करना है आपको, सीधा 1 जो भी है ना, ये 1/4πε0 इसकी वैल्यू पता है 9 × 10⁹ होता है, तो 9 × 10⁹ को एप्सिलॉन आर से डिवाइड करके फिर Q1 Q2 r² डाल करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक से वापस बोलना। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि इफ Q1 बराबर है 2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर है 3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, एंड जिस मीडियम में रखा गया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 3, तो आपको फोर्स पता करना है कितना होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करना, F इज इक्वल टू जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको नीचे डालना, और बाकी वही 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2/r² कर देना है, ठीक है। यस। तो यानी ये सीधा हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, वो इस फॉर्मूला में फिर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 वगैरह फिर 4π वगैरह करना शुरू कर देते हैं, तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना। यस। तो अब आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हो कि ये 3 आ जाएगा, तो दिस विल बी 3 × 10⁹, और Q1 Q2 और r² की वैल्यू डाल करके फोर्स आप निकाल सकते हो। यस। इस पर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जो पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या कह देगा आपको, क्वेश्चन कह देगा कि सपोज ये 2 स्फीयर है, ये 2 स्फीयर है A एंड B, ठीक है। यस। इसका चार्ज है मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम और इसका चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, और ये दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, ठीक है ना। मतलब उसका मटेरियल सेम है, उसका साइज सेम है, सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। यस। तो क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि इफ बोथ कम इन कांटेक्ट and then separated at same distance, then what will be new force। अगर स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की दूरी r थी और इसके बीच में फोर्स F लग रहा था या F0 लग रहा था, दोनों को टच करा करके हम क्या कर दिए, फिर से वहीं उतनी ही दूरी पर रख दिए, तो अब नया फोर्स क्या होगा ये पता करना है, ठीक है ना। यस। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर हमें नया फोर्स पता करना है तो हम कर क्या सकते हैं, देखिए हमें देखना है कि जैसे ही ये दोनों टच करेगा तो टोटल चार्ज का, चूंकि आइडेंटिकल है तो टोटल चार्ज का आधा आधा बांट लेगा, ठीक है ना। अच्छा, हाँ। यस। अभी आप फोर्स निकालोगे तो आप कहोगे कि अभी जो फोर्स होगा सर ये बराबर होगा K इंटू Q1 का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻6 और Q2 का मतलब हो गया 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में r² हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें 1/4πε नहीं कर, हाँ, आप 1/4πε0 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे तो F इज इक्वल टू आपको K इंटू 10 × 10⁻⁻12 अपॉन r² दिख जाएगा, ये F0 जो आएगा, ठीक है। यस।
अब आपने क्या कर दिया, अब आपने उन दोनों को टच कराया, तो जब टच कराओगे तो ये दोनों जो है टोटल चार्ज जितना है उसका हाफ हाफ बांट लेगा। तो टोटल चार्ज इन दोनों का मिला के कितना है अभी? टोटल चार्ज 3। 3 कूलम। तो अब जब आप सेपरेट करोगे और टच करा के जब सेपरेट करोगे तो 3 का हाफ हाफ करेगा, यानी इसका चार्ज हो जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम और इसका भी हो जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब जो आप फोर्स निकालोगे लेट से एफ डैश, तो दिस विल बी हो जाएगा k इंटू 1.5 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻12 अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप देखोगे तो ये 1.5 ये आ जाएगा k इंटू 2.25 ही आएगा ना, हाँ, इंटू, अरे दो 10⁻12 में क्यों लिख दिया, ये 10 पावर हमारा -6 इसको ऐसा आप 10⁻12 अपॉन r स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है ना। यस। तो अगर आप देखोगे तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो एफ डैश इज इक्वल टू सर 2.25 और मल्टीप्लाई बाय k इंटू 10⁻12 अपॉन r स्क्वायर कहा जा सकता है। और k इंटू 10⁻12 अपॉन r स्क्वायर, अगर सिर्फ आप इतने पार्ट को देखो, सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप देखो तो आप कह सकते हो इतने पार्ट को सर एफ नोट इंटू एफ नोट बाई 10 कह सकते हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2.25 इंटू एफ नोट बाई 10, ठीक है। तो इसको फाइनली आप 0.225 इंटू एफ नोट कह सकते हो, यानी पहले वाले फोर्स का इतना गुना हो जाएगा। यस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इससे रिलेटेड, कहेगा कि ये एक दीवार है, इस दीवार से मान लीजिए कि एक स्फीयर को यहाँ पर ऐसे टच करा देगा, मतलब फिक्स करा देगा, और इस स्फीयर पर चार्ज रख देगा लेट से Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, है ना। और इसके ऊपर यहाँ हवा में एक और चार्ज है, इसका जो चार्ज है Q डैश, ये है कितना, ये है नहीं, इसका चार्ज सपोज नहीं पता है, मैं इसका चार्ज अपने को नहीं पता है, खाइए आप खाइए, इसका चार्ज जो है ना ये Q डैश है, ठीक है ना, या Q है, कुछ भी है, Q डैश, हाँ, या Q डैश Q कुछ भी मान लीजिए। और ये इसका मास भी क्वेश्चन में गिवन है कि इसका मास जो है ना वो 2 ग्राम है, और इन दोनों स्फीयर के बीच की जो दूरी है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, दोनों स्फीयर के बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये स्फीयर हवा में टिका रहे, ये फिक्स नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है इससे, ठीक है ना, ये बंधा हुआ नहीं है, बस हवा में है। वो पूछेगा इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि वो हवा में टिका रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इस चार्ज के पास मास है, तो मास है तो ग्रेविटी तो उसको खींचेगा, है ना। और ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, कितनी ताकत से, mg ताकत से। यस। और इस mg को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, है कि नहीं। यानी इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स चाहिए ताकि mg बैलेंस हो सके। यस। और वो फोर्स कौन दे सकता है, बस एक ही चीज दे सकता है यहाँ पे, चार्ज, सेम चार्ज, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका जैसा चार्ज होगा वैसा ही चार्ज इसका होगा, तभी तो उसको रिपेल कर सकता है ना। यस। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, है ना। यस। और दूसरी बात मैग्नीट्यूड कितना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज बेसिकली k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मस्ट बी बैलेंस mg। यानी इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बैलेंस द mg ना, तभी तो ऐसा हो सकता है कि वो टिका रहेगा। यस। तो हम कह सकते हैं कि k का मतलब हो गया सर 9 इंटू 10⁻9, Q1 का मतलब हो गया सर 5 इंटू 10⁻6, Q2 सर अपने को पता करना है,
आर स्क्वायर का मतलब हो गया सर 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg। m 2 ग्राम है तो इसको 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यस तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो गया 9 5 45 इंटू हो जाएगा 10⁻³ अपॉन में हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पर ये हमें Q2 पता करना है, ठीक है ना। यस तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन सारे टर्म को उधर लेके चले जाएं तो वी कैन से Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में हो जाएगा 45 इंटू 10⁻3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब हम सर ये इसको वो आ जाएगा क्या 10/9 10⁻⁻3। इसको थोड़ा कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 5 9 सा और ये हो 9 जाएगा से हो 5 जाएगा 5 और ये सा। 5 से। तो बेसिकली ये तो भाई 10/9 इंटू 10⁻⁻9 आएगा, है ना, अच्छा अच्छा -9 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻9 यानी कि इसको हम 1.1 नैनो कूलम कह सकते हैं, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, यस ठीक है। यस तो ये हमारे कूलम फोर्स से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कूलम फोर्स तक का हमारा टॉपिक हो गया। अगली क्लास में हम मल्टीपल चार्जेस का फोर्स एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल वगैरह डिस्कस करते हुए कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर का रिकैप अगली क्लास में हम खत्म कर लें, ठीक है ना। यस लेकिन अगली क्लास 1 आवर की होगी, ठीक है। ठीक है ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, एंड कर दीजिए।